तो नीति पर तकरार, क्या घिर गई सरकार? झारखंड में नियोजन नीति को लेकर सियासी तकरार अब सड़कों पर उतर आई है। जहां एक तरफ छात्र संगठन झारखंड बंद का आह्वान करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी यानी कि मुख्य विपक्षी दल हुंकार भरती है कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोल होगा। तारीख तय होती है 11 अप्रैल। झारखंड सचिवालय का घेराव करने का ऐलान बीजेपी कर चुकी है। अब इसको लेकर राजनीतिक तापमान झारखंड में चढ़ गया है। हालांकि सत्ताधारी दल के नेता बीजेपी के इस आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन के ऐलान के बाद क्या सियासी लड़ाई और तेज होगी और क्या नियोजन नीति सरकार की कमजोर नब्ज बन गई है, जिसे विपक्ष गाहे बगाहे दबाता रहता है? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएंगे और फिर उसके बाद रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। युवाओं से किए गए अपने वादे शायद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भुला गए, तभी तो उनके किए गए वादों को याद दिलाने के लिए एक तरफ जहां झारखंड के युवाओं ने सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ऐलाने जंग का बिगुल फूंक दिया है। 11 अप्रैल को रांची की सड़कों पर उतरकर सचिवालय घेराव का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ का नारा भी दिया है। बीजेपी के इस ऐलाने जंग की तपिश न सिर्फ पूरे झारखंड में महसूस की जा रही है, बल्कि इसकी तैयारी दिल्ली तक में दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां बीजेपी ने सरकार के घेराव की तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने तय कार्यक्रम के तहत सीएम हेमंत सोरेन 2 दिन के संथाल परगना के दौरे पर चले गए हैं। हालांकि जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी के इस आंदोलन को लेकर तीखा प्रहार किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई तरीके के कटाक्ष भी किए हैं। इन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच हेमंत सोरेन सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने की कोशिशों में है, मगर नियोजन नीति और युवाओं के रोजगार देने की वादा खिलाफी के आरोपों से घिरी हेमंत सरकार आंदोलन की आंच से खुद को कैसे बचा पाती है? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो नीति पर तकरार, क्या घिर गई हेमंत की सरकार? एक तरफ छात्र हल्ला बोल करते हैं और दूसरी तरफ विपक्ष मौके पर चौंका। क्या वाकई में नियोजन नीति सरकार की कमजोर नब्ज है? क्या वाकई रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? क्या वाकई झारखंड में हेमंत की सरकार के लिए युवाओं को रोजगार दे पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है? और क्या वाकई में झारखंड में हेमंत सरकार ने वादा खिलाफी की? तो चलिए सीधा रुख करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। जो हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे उनसे भी आपका तारुफ करवा देते हैं। फिलहाल हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा प्रतुल साहदेव बन चुके हैं। वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बता दें आपको, बीजेपी के सबसे तेज तरार झारखंड के प्रवक्ताओं में से एक हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ 2 चेहरे और आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। कांग्रेस के चेहरे, आम आदमी पार्टी के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले प्रतुल जी, आपके घर का मसला है, तो शुरुआत आप ही से। तो किसके नेतृत्व में हल्ला बोल की तैयारी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामूहिक नेतृत्व में कार्य करती है, सामूहिक नेतृत्व में आंदोलन होता है। और वैसे अगर हमारी ये पार्टी का कार्यक्रम है, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी रहेंगे, बाबूलाल मरांडी जी रहेंगे, रघुवर दास जी रहेंगे, तमाम बड़े नेता, हमारे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी आए हुए हैं। उन सबके नेतृत्व में 11 तारीख को झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन अब तक का होने जा रहा है। और यकीन मानिए, पुलिस ने कोई कमी नहीं की है, जगह जगह नाकेबंदी करके रखी है कि हमारे जो कार्यकर्ता 32,000 गांवों से आने वाले हैं उनको रोका जाए। लेकिन तिलक, ये आप देखें युवाओं में उबाल क्यों है? मैं आपको बताता हूं, ये आज के एक प्रमुख समाचार पत्र का ये हेडलाइन है कि झारखंड में बेरोजगारों की संख्या पिछले 3 वर्ष में 695%, तिलक 6.95 नहीं, 695% बेरोजगारों की संख्या बढ़ी। और देखिए, जिस अखबार ने जिस आर्टिकल का हवाला दिया है, जिस जगह से इन्होंने आंकड़े लिए हैं,
वो बिरेंची नारायण जी ने इस वर्ष अप्रैल में प्रश्न किया था विधानसभा के पटल में कि 2019 के अंत में बेरोजगारों की क्या संख्या थी और अभी रजिस्टर्ड बेरोजगारों की क्या संख्या है। तो उस समय सदन में लिखित उत्तर आया था सरकार का, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको आंकड़े पढ़कर सुना दूं कि रजिस्टर्ड शिक्षित बेरोजगारों की 2019 में प्रदेश में कुल संख्या 85,122 थी, 85,122। वही 9 अप्रैल 2023 को सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जो बेरोजगारों की संख्या है वो 6,76,885 हो गई, यानी 695% बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई। और तिलक ये वही युवा और बेरोजगार है जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को 5 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष नहीं तो राजनीति से संन्यास के नारे पर वोट दिया था। देखिए, और इसी विधानसभा सत्र में इस सरकार घेराव से हासिल क्या होगा प्रतुल जी? देखिए, आप क्या है ना कि अगर कोई सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है प्रमुख विपक्षी दल के नाते कि सरकार को कटघरे में खड़ा करके एक्सपोज करें। आप लगातार स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन हो रहा है, और तिलक मैं स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन जैसे कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री के जो विधायक प्रतिनिधि, आज भी वो विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा, उनको 1,000 करोड़ के खनन घोटाले का किंगपिन माना गया था साहिबगंज में, और अभी भी साहिबगंज में सीज की भी माइन से खनन की अवैध निकासी हो रही थी। और पंकज मिश्रा पर जब एफआईआर करने के लिए ईडी ने फिर से जिला प्रशासन को कहा तो सब पर एफआईआर हो गया। ये 2 दिन पहले की बात है, लेकिन पंकज मिश्रा का नाम नहीं आया। तो ये मैं सरकार आपसे फिर पूछ रहा हूं कि इसका मकसद क्या है, इस आंदोलन का मकसद क्या है, घेराबंदी का मकसद क्या है, क्या हासिल होगा इससे? देखिए, इसी सचिवालय से बैठकर सरकार तमाम गलत निर्णय ले रही है। युवाओं को ठगा, बेरोजगारों को ठगा, किसानों को लोन माफी के नाम पर ठगा, महिला उत्पीड़न की संख्याएं बढ़ी। तो प्रमुख विपक्षी दल के नाते जो प्रदेश की भावनाएं उनको हम धरातल पर उतारने जा रहे हैं, क्योंकि हम प्रमुख विपक्षी दल है। हमारे 26 विधायक हैं, आज बाबूलाल जी को जोड़ ले तो, और प्रदेश में जो इस तरीके की पूरी बात है उसको लेकर हम ये सचिवालय नहीं, क्योंकि पिछले कई सालों से आप ये कह रहे हैं कि अब गई, कल गई, परसों गई, हेमंत की सरकार चली गई, लेकिन वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। देखिए, 3.25 साल इस कार्यकाल को हो गया, और क्या होता ना कि इमरजेंसी भी जिस समय लगा था तो उस समय लोगों को लगता था कि ऐसे धरना प्रदर्शन से क्या कार्यक्रम। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ इमरजेंसी है झारखंड में। यहाँ कोई किसी का अफसर भी जो है वो सरकार के एजेंट हो गए हैं। तो यानी आप मानते हैं ना कि आप चाहकर भी हेमंत जी की सरकार को चोट नहीं पहुंचा पाए? नहीं, देखिए, हम प्रजातांत्रिक तरीके से हमेशा चाहते हैं सरकार के खिलाफ आंदोलन हो, और कोई भी सरकार को अप्रजस्त करने के लिए हम कोई गैर राजनीतिक या तो फिर सर किस आधार पर दावे हो रहे थे कि हेमंत की सरकार गिर जाएगी? क्योंकि हमें लगता था कि इतने इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। हमें आज भी लगता है कि कांग्रेस कुछ कहती है स्थानीय नीति के नाम पर, और झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ कहती है, राजद विरोध करती है। तो हमें हमेशा लगता है, आज भी लगता है कि इनके बीच में इतना विरोधाभास है, इतने व्यक्तिगत एम्बिशंस हैं, वो हावी हैं। नहीं प्रतुल जी, एक तरफ आप विरोधाभास का जिक्र करते हैं और दूसरी तरफ वो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। देखिए, ये कार्यकाल भ्रष्टाचार और लूट के लिए जाना जाएगा। ऐसे ही कार्यकाल के खिलाफ, इस कार्यकाल के खिलाफ हमारा प्रजातांत्रिक आंदोलन 11 तारीख को। जी ठीक। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बिल्कुल ठीक है। आप सुन रहे हैं प्रतुल जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ हमारा हल्ला बोल है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से समझाइए इस हल्ला बोल के मायने क्या है? एक तरफ छात्र सड़कों पर है और दूसरी तरफ विपक्ष। तिलक जी, देखिए, जो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये संयोग है कि प्रयोग है, ये संयोग और प्रयोग दोनों का कॉम्बिनेशन लगता है हमें। प्रतुल जी ने सारे मुद्दे आपके सामने रखे, लेकिन मुख्य बात यह है कि विपक्ष के धर्म के नाते मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जितना जोरदार ढंग से आंदोलन, जिस तरह के सरकार पे करप्शन के भयानक चार्जेस लगे हैं, जिस हिसाब से सरकार के खिलाफ सड़कों पर और भी उतरना चाहिए था, ये तो कम है। और शायद इसकी यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? देर तो नहीं कर दी, ये चालू तो थे, ये लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे, लेकिन वो विरोध ज्यादातर मीटिंग्स के, कागजात के, सड़कों का विरोध करते करते बहुत देर कर दी। और जो जनता के हित में जो मुद्दे उठाने चाहिए, जो बीजेपी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है केंद्र में, दिल्ली में खास तौर से, जब सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आडवाणी जी का, अरुण जेटली जी का जो जमाना रहा है दिल्ली में, जिस तरह से उन्होंने केंद्र की कांग्रेस सरकार को
अपदस्थ किया दिल्ली में, और वो पूरी तरह से उनके आंदोलन और जन मुद्दों को जनता के बीच में जोरदार ढंग से उठाने के कारण हुआ था संभव। और उसी के साथ फिर आपने देखा कि दामनी कांड, फिर अन्ना हजारे का आंदोलन, सब चीजें जुड़ती चली गई। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि जो आंदोलन जिस तरह से करते रहे हैं बीजेपी के लोग, उस तर्ज पे और जितने जोरदार ढंग से आंदोलन होना चाहिए था झारखंड में, और गिवन परिस्थितियों में, जिस तरह के परिस्थितियां झारखंड में थी, बिल्कुल इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां थी, वो कम है और देर से है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चर्चा और हो रही है, कह रहे हैं कि ये झारखंड में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, दरअसल ये हेमंत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तो है, लेकिन नेतृत्व का शक्ति प्रदर्शन भी है कि बीजेपी में चेहरा कौन, ऐसा भी है क्या? कोई भी आंदोलन तिलक जी होता है तो उसमें जो लीडरशिप होती है, उसमें आपस में एक कंपटीशन तो होता ही है। हाँ। कि किसकी लीडरशिप कितनी है, और उसी कंपटीशन के माध्यम से यूजुअली आप देखेंगे कि लोग कार्यकर्ताओं को एकत्रित भी करते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि आप कार्यकर्ताओं को लेकर के नहीं आएंगे, जितने भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की रैली में भी आते हैं तो अपने अपने लोगों को सेट किए रहते हैं कि जब वो आते हैं मीटिंग में, रैली में पहुंचते हैं, तो उनके समर्थक जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हाँ। और जोरदार ढंग से अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं। तो आप जब इस ढंग के सड़कों का आंदोलन करते हैं तो कार्यकर्ताओं को संगठित करना पड़ता है, लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, लोगों को ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, उनके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो कौन सा नेता कागजी है, कौन सा जमीनी है, ये साबित करने का एक अवसर होता है। इसलिए इसमें आपस में ऐसी होड़ हो तो ये स्वस्थ होड़ है, अलबत्ता कि ये एक दूसरे को गिराने की होड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, फिर मैं प्रतुल के पास जाऊंगा, प्रतुल जी के पास, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब इस जो बीजेपी का रुख है उसके बाद राजनीति झारखंड की कहां देखते हैं आप, कैसे बदलेगी? मुख्य रूप से जो सवाल तिलक जी आपने उठाया कि जब 3.25 साल बीत गए हैं तो अब क्या, ये बात जो कहते हैं ना, द बॉल सेट ऑन रोलिंग, ये तो जाते हुए जो अपने गवर्नर साहब थे रमेश बैस जी ने कर दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था मीडिया के लोगों से हम लोगों से बातचीत करते हुए कि देखिए, हमारे पास चिट्ठी आई थी इलेक्शन कमीशन की, हम लोगों ने सवाल पूछा था उसके जवाब में, लेकिन हमने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके कारण मुख्य थे कि जो सरकार 2 साल से सोई हुई थी, जैसे ही इलेक्शन कमीशन का मामला आया, भ्रष्टाचार का मामला आया और लगा कि कुर्सी चली जाएगी मुख्यमंत्री की, तो वो 6 महीने में इतनी सारी घोषणाएं उन्होंने कर दी कि जितना वो 2 साल में नहीं किए और आने वाले 2 साल में भी शायद नहीं करते। तो अब मैंने छोड़ दिया, एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि अब जो जो घोषणाएं किए वो करें। अब आप देखिए कि 6 महीने के अंदर जो जो घोषणाएं हेमंत सरकार ने किया, क्योंकि उनको लगता था कि अब गए कि तब गए, जो आपने सवाल उठाया था प्रतुल जी से, अब शायद बीजेपी का ये एजेंडा है कि जो जो घोषणाएं किए वो जमीन पर उतारो, जो आपने चुनाव में घोषित किया था। और ये इस मुद्दे पर अगर इन्होंने जनता को 1 साल के आसपास आंदोलन किया तो अगला लास्ट जो 6 महीना चुनाव के पहले का होगा, 2024 का लोकसभा भी है और उसके लगभग 6-7 महीने बाद तैयारी होगी यहाँ के विधानसभा चुनाव की। दोनों में ये सरकार को गिराने के लिए डेमोक्रेटिकली प्रयास कर सकते हैं। अब ऐसा लगता है कि इनकी स्ट्रेटजी यही है और यही होनी भी चाहिए, अब समय कम है। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा कि आखिरकार बीजेपी इस आंदोलन के जरिए क्या वो नैरेटिव सेट कर पाएगी, क्योंकि चुनाव के वक्त एक नैरेटिव हेमंत सोरेन ने सेट किया था जब वो विपक्ष में थे कि सत्ता में आऊंगा तो रोजगार दूंगा, लेकिन क्या बीजेपी उस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेगी क्या? एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। नीति पर तकरार, क्या घिर गई हेमंत की सरकार? सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा सौरभ श्रीवास्तव भी बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर इंदुकान दीक्षित ने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी। सौरभ श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। बीजेपी के हल्ला बोल की तैयारी हो रही है, वैसे तो आप 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी सवाल आपसे, किस नजरिए से देखेंगे आप बीजेपी के इस हल्ला बोल को? बहुत पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे।
और हमने पहले भी कहा है और हमारी पार्टी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी ने भी कहा है कि झारखंड की नियोजन नीति पर ये जो बवाल खड़ा किया जा रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही हो या फिर हेमंत सोरेन की सरकार लकीर पीट रही हो, इन दोनों पार्टियों की स्थिति है कि इनकी नीयत अगर साफ होती और कहीं न कहीं नियोजन नीति को लागू करते हुए क्षेत्र के प्रदेश के युवाओं का कल्याण करना अगर उद्देश्य होता दोनों पार्टियों का, तो प्रतुल भैया बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनके सामने यह बात कह रहा हूँ कि पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी और जब हेमंत सोरेन की सरकार थी तब भी ये जो नीति बनाने का ढोंग रचा जा रहा है, स्वांग रचा जा रहा है, और आज तक कोई ठोस नीति, नियोजन नीति झारखंड के लिए लागू नहीं की गई। आपके पास कोई फॉर्मूला है क्या? देखिए, हमारी स्थिति, जैसा पहले भी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कहते रहे कि हमारी स्थिति अभी झारखंड में वैसी नहीं है कि हम उस पर अपने एजेंडे की बात कर सके। हम तो अभी यह देखना चाहते हैं कि जनता के भले का दावा करने वाली दोनों पार्टियां, नहीं, ये गलत है, ये साबित करने के लिए आरोप लगाना ठीक है, ठीक, राजनीतिक आरोप, हिट एंड रन, वो तो आपकी पार्टी की पुरानी आदत है, हिट एंड रन, हिट एंड रन। मैं ये पूछ रहा हूं, ये साबित भी तो करना पड़ेगा ना कि ये गलत है। वो गलत साबित करने के लिए सवाल उठ रहे हैं। आप कैसे साबित करेंगे कि भैया ये फॉर्मूला हमारे पास है, इसे अपना लो, ये दवाई ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा रोग? पहले जब हेमंत, तो फिर डॉक्टर किस काम के आप? देखिए, रघुवर दास जी के सरकार में, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी तब जो फॉर्मूला दिया गया था, उसके बाद हेमंत सोरेन की सरकार जब आई तब जो फॉर्मूला दिया गया, और इन दोनों फॉर्मूलों को जब ग्राउंड पर लागू ही नहीं किया गया, तो फिर हम बाहर रहते हुए कैसे एक तीसरा कोण बनाते हुए या कैसे कह सकते हैं कि कौन सी नीति सही थी और कौन सी गलत थी? ठीक, हमने आम आदमी पार्टी ने ये वही बात आ गई। एक मिनट प्रतुल जी, ये वही बात आ गई ना। आप लोग नैरेटिव परसेप्शन तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब आपके पास भी उस रोग का इलाज नहीं है, तो फिर आप किस आधार पे कह रहे हैं कि भैया नहीं, हेमंत सरकार ने गलत किया? देखिए, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बिल्कुल साफ है। जब बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पहली सरकार बनी थी 2002 के कालखंड में, तो हमने नियोजन नीति जो लागू किया था उसमें स्थानीयता का कट ऑफ डेट 1932 रखा था। 1932 यानी लास्ट सर्वे सेटलमेंट जो हुआ था, उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी और कुछ चेंजेस करने के लिए कहा, कुछ सर्वे करने के लिए कहा। तो जिस समय रघुवर दास जी के नेतृत्व में फुल मेजोरिटी की सरकार आई, तो उस समय जो हम लोगों ने नियोजन नीति बनाई, वो सर्वदलीय बैठक करने के बाद, और उस बैठक में मैं आपको बताऊं, और रिकॉर्ड आपके चैनल पे, किसी ने आपत्ति नहीं की थी, कट ऑफ डेट 1985 रखा गया, और उसमें भी जो नियुक्तियां हुई थी 85% से 90% के बीच में आदिवासी मूलवासियों की नियुक्तियां हुई थी। तो हमारी नीति के तहत हम लोगों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियों में जोड़ा। वो पंचायत सचिव की बात करें या आप टीचर्स की बात करें, सिपाहियों की बात करें, सब इंस्पेक्टर्स की बात करें, और रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हैं। और हेमंत सोरेन ने टिक क्यों नहीं पाई? नहीं, देखिए, हेमंत सोरेन, ये नीति बिल्कुल चल रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि 1932 की हम कट ऑफ डेट को लागू करेंगे। उन्होंने 1932 के कट ऑफ डेट को विधानसभा में इंट्रोड्यूस किया। हम लोगों ने उसका समर्थन किया, लेकिन कहा कि आपकी नीति लाने की गलत है, क्या गलत है, आप इसे एक सरकारी संकल्प से जारी कर सकते हैं, विधानसभा लाने की आवश्यकता नहीं है। बाद में उसी नीति को, इनकी नियोजन नीति को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब मुख्यमंत्री जी जिस ग्राउंड पे जीते थे और इनकी लीगल टीम अपनी नियोजन नीति को डिफेंड नहीं कर पाई, तो इसमें हम कहां से दोषी हैं? हमारी तो 1985 की कट ऑफ जो डेट की नीति थी वो चल रही थी। प्रतुल जी कह रहे हैं हम कहां से दोषी हैं? दोषी इसलिए है कि अगर इनकी नीयत साफ होती तो जिस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जिस तरीके से नियोजन नीति बनाया गया था, मैं प्रतुल भैया से यह पूछना चाहता हूं कि उस समय इस नीति को लागू करने की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस नीति के तहत कितने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए गए या कागजी नीति रही? आम आदमी पार्टी ने पहले भी कहा था कि कागज पर यह नीतियां लागू होती रही, लेकिन क्या इसको यथार्थ के धरातल पर भी उतारा गया? और अगर उतारा गया तो कितने युवाओं को लाभ दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले कोई स्टैटिस्टिक्स जारी करके यह बताया? हमारा तो साफ साफ कहना है कि पहले भी, जैसा प्रतुल जी ने बताया कि चाहे अलग अलग श्रेणियों में नियुक्तियां करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन उसे यथार्थ के धरातल पर कितना उतारा गया, इसमें संशय था, शक था, और यह बात आम आदमी पार्टी कहती रही। ठीक वैसी ही बात जब हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब यह प्रतुल जी, फिर उसके बाद डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने ऑन रिकॉर्ड, ये विधानसभा में सरकार का उत्तर है, 1,17,000 नौकरियां दी थी 1985 की नीति के तहत। और मैं आपको बता चुका हूं कि 2019 में जो रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या थी वो 86,132 थी, जो वर्तमान में अप्रैल 2023 में बढ़कर 6,76,000 हो गई, यानी
695% का इंक्रीज सिर्फ जो बेरोजगारों का हुआ है, वो जो रोजगार एक्सचेंज है, वो सरकार का विधानसभा में दिया उत्तर का मैं हवाला देकर कर रहा हूं। तो जिस सरकार में 695%, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ तिलक, नॉट 6.95, 695% बेरोजगारी बढ़ी हो, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर इन्हें 1932 की नीति को लागू करना था, तो ये जो हाईकोर्ट ने उस समय खारिज करते हुए करेक्शन करने को कहा था, वो करेक्शन करके लाते। भाई हम भी चाहते हैं यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, पियोन, क्लर्क, चपरासी की नौकरी तो करे, उसमें भी क्या बाहर के लोगों के लिए द्वार खोल देंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी का सिर्फ ना ये बातें होती है, ये सीरियस नहीं होते हैं। इनके लिए आदिवासियत का मतलब, बस मैं वाइंड अप कर रहा हूँ आज, बस एक लाइन तिलक, आदिवासियत का मतलब मुख्यमंत्री जी के लिए सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार है। माइनिंग लीज देना होता है, कृषि के लिए लीज देना होता है, तो अपनी पत्नी, खुद को, अपने भाई को, अपने करीबियों को देते हैं। इनके यहाँ आम आदिवासी की कोई पूछ नहीं। जी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वैसे तो चुनाव में कई मुद्दे होते हैं, लेकिन एक मुद्दा होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और जिसके इर्द गिर्द पूरा चुनाव होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में बीजेपी ये जान चुकी है नियोजन नीति ही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसी पर काम किया जाए? तिलक जी, बीजेपी ने तो तमाम मुद्दे रखे हैं और राष्ट्रीय स्तर पे आप देख सकते हैं इनके एजेंडा को, विकास के मुद्दे को भी सर्वोपरि रखा है। प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं अपने विकास की उपलब्धियां, सड़कों के जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। रोज वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं जगह जगह। लेकिन उनको शायद ये समझ में आ गया है कि जो हेमंत सरकार ने इनकी सरकार गिराने के लिए एजेंडा रखा था कि इन्होंने रोजगार नहीं दिया और हम हर साल 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, वो मुद्दा उनके ऊपर पलट कर देने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। और खास तौर से तब जब उनकी नियोजन नीति ही विफल हो गई, और तब जबकि विधानसभा में मैं भी था तिलक जी, वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छी बात है कि टोका था सरकार को कि क्या आप इसका वेरिफिकेशन करा चुके हैं, इसको आपने प्रॉपर इसका लीगल वो करवा चुके हैं समीक्षा कि ये टिक पाएगा कोर्ट्स में। तो उस समय सरकार मनमाना बिहेवियर कर रही थी, जैसे वो राजा करता है कि हम जो कहेंगे माई वे इज द राइट वे। और मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा आप पार्टी के बारे में कि उन्होंने जिस तरह की दिल्ली में मॉडल पेश किया है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप और इसकी बातें, तो झारखंड में वो क्या कर पाएंगे, इससे उनकी बहुत तो उम्मीद है। क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा। जी प्रतुल जी, आपने कहा 5 लाख रोजगार का वादा इन्होंने किया था, इस मंच के माध्यम से आप कोई वादा कर सकते हैं कि ये कमिटमेंट हमारी है, हम इतना तो देंगे? नहीं, देखिए आप जिस समय रोजगार की बात होगी, जिस समय यहाँ इलेक्शंस की बात होगी, देखिए हम लोगों ने तो कोई कमिटमेंट नहीं किया था रोजगार का। कोई नहीं, तो आप कमिटमेंट करना चाहिए ना आपको। जब आप कह रहे कि वो पूरा नहीं कर पाए तो आप तो करेंगे ना, तभी तो जनता को पता चलेगा कि नहीं। मैं आपके इस चैनल से इतना कमिटमेंट जरूर करूंगा कि हम जो भी नीति बनाएंगे, जैसा हमारी पहली सरकार ने बनाया था, वो फूल प्रूफ बनाएंगे, वो अदालत में टिक पाएगी और यहाँ के सर्वाधिक आदिवासी मूलवासियों को हम सरकारी रोजगार। झारखंड की जनता तो ये कब से सुन रही है? हम लोगों ने दिया तिलक अपने समय में, मैंने आपको सर तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपको पूरा यकीन है तो आप बोलिए ना, हम इतना रोजगार दे देंगे या इतनी नौकरियां दे देंगे। देखिए 3,52,000 सरकारी पद, अभी भी जो सरकारी आंकड़े हैं वो रिक्त है। और जो भी सरकार है, हमारी जो भी सरकार आएगी, वो ऐसी ठोस नीति लेकर आएगी कि इन 3,52,000 पदों पर। प्रतुल जी, मैं इसलिए तो आपका कायल हूं, आप सवाल को घुमा देते हैं। अरे नहीं तिलक, मैंने आपका जवाब दिया जी। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही कि क्या नीति को लेकर घिर गई हेमंत सरकार? अब देखते हैं बीजेपी का हल्ला बोल क्या कारनामा करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।